नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पार्ट ऑफ स्पीच के भाग में अपन ने नाउन को लेकर चर्चा की, अपन ने प्रोनाउन को लेकर चर्चा की। उसके बाद अगले वीडियो में अपन ने एडजेक्टिव को लेकर चर्चा की और आज जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो अगला भाग होगा उस भाग को लेकर अपन जो है चर्चा करेंगे। आज अपन जो है वर्ब को लेकर चर्चा करते हैं। वर्ब जिसका हिंदी अर्थ जो होता है क्रिया होता है, एक एक्शन वर्ड के रूप में काम आती है। तो आज जो है हम पार्ट ऑफ स्पीच के एक भाग को लेकर चलते हैं, उसका नाम है वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच जिसके अंदर अपन आज बात करेंगे वर्ब के बारे में, क्रिया। अगर अपन इसका एक छोटे अक्षरों में डेफिनेशन की बात करें तो ये जो होता है एन एक्शन वर्ड होता है। जिस प्रकार से हिंदी में इसकी जो परिभाषा होती है कि क्रिया जो है किसी कार्य का होना पाया जाता है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर जब हम बात करते हैं तो वर्ब जो होती है वो एक्शन वर्ड होती है, जो डिस्क्राइब करती है किसी पर्सन को लेकर, किसी और बात को लेकर, किसी इवेंट को लेकर, किसी स्टेट ऑफ बीइंग को लेकर। तो उस कंडीशन में हम जो उस शब्द को कहते हैं वर्ब, क्रिया, जो टेंस पर आधारित होती है, टेंस के अनुसार भी बदलती रहती है। इसमें सहायक क्रिया वाला भाग भी आता है, इसमें लिंकिंग वर्ब वाला भाग भी आता है। तो अपन इसके कई भागों को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा वर्ब के ऊपर। अपन सबसे पहले जो इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा जो होगी वो ये होगी, ए वर्ब इज ए वर्ड। एक शब्द होता है दैट डिस्क्राइब, जो वर्णन करता है किसका, एन एक्शन, एन इवेंट और ए स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था का। तो ये जो परिभाषा होती है ये परिभाषा वर्ब की होती है कि वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब जो है वो एक शब्द होता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णित करता है किसको, एक्शन को कर सकता है, इवेंट को कर सकता है और ए स्टेट ऑफ बीइंग को कर सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्ब होती क्या है। वर्ब किसी कार्य के होने को दर्शाती है, किसी एक्शन के बारे में दर्शाती है, किसी अवस्था के बारे में दर्शाती है, या फिर किसी जो है घटना के बारे में दर्शाती है, उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है। अब जब अपन बात करते हैं कि वर्ब होती कितने प्रकार की है, तो कई प्रकार की वर्ब होती है। उसमें अपन जो है पहली जो बात करते हैं वो बात करते हैं फिनाइट और नॉन फिनाइट की। पहला प्रकार ये होगा, आज अपन इस भाग को लेकर चलेंगे। सभी प्रकारों को मैं अगर बात करता हूं तो दूसरे में अपन बोल सकते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर, ये भी हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 3 में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसके बाद अपन बात करते हैं तो अपन बात कर लेते हैं कॉजेटिव की। कॉजेटिव भी वर्ब होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो बात करते हैं फैक्टेटिव की। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अपन स्टैटिक की बात कर सकते हैं, स्टैटिव की, और एक अपन बात कर सकते हैं डायनामाइट की, गतिशील। जी बिल्कुल, ये सभी जो प्रकार होंगे ये सभी प्रकार जो हैं वो वर्ब के होते हैं। इनके भी अपने अलग अलग भागों में आता है, जैसे फिनाइट क्या होती है, नॉन फिनाइट क्या होती है, रेगुलर इरेगुलर क्या होती है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होती है, कॉजेटिव क्या होती है, फैक्टेटिव क्या होती है, स्टेटिव या डायनामिक क्या होती है।
तो ये सभी जो है वो वर्ब के प्रकार हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे फिनाइट और नॉन फिनाइट को लेकर, जो इसका पहला भाग है कि फिनाइट कौन सी होती है और क्या उसकी परिभाषा होती है, क्या काम वो काम आती है, किस प्रकार से उसका रूप होता है, और नॉन फिनाइट शब्द जो है क्या है, कौन सा क्रिया का प्रकार है। तो चलो मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन शुरू करते हैं फिनाइट और नॉन फिनाइट को लेकर। फिनाइट वर्ब, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को लेकर बात करते हैं कि परिभाषा क्या होती है, फिनाइट वर्ब कौन कौन सी होगी, उस बात को लेकर अपन आगे चलेंगे। तो फिनाइट वर्ब होती क्या है, तो ए फिनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट changes its form according to tense, number and person of the subject। ये इसकी परिभाषा होती है कि फिनाइट वर्ब जो है वो होती है जो बदलती है, चेंजेज होती है। क्या बदलती है, इट्स फॉर्म, अपना रूप बदल देती है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस, काल के अनुसार, नंबर एंड पर्सन, वचन और व्यक्तिवाचक के अनुसार, या सब्जेक्टिव फॉर्म हो या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो किसी के रूप में, ऑफ द सब्जेक्ट, के जो सब्जेक्ट के वचन और नंबर के अनुसार बदलती है, जो टेंस के अनुसार अपनी फॉर्म बदल देती है, वो फॉर्म जो होती है फिनाइट फॉर्म होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके आगे वाले भाग को लेकर कि फिनाइट वर्ब जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो फिनाइट वर्ब जो होती है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ नॉन फिनाइट की, कि नॉन फिनाइट में ये परिभाषा रहेगी, लेकिन यहां पर आ जाएगा नॉट चेंजेज, जो बदलती नहीं है। फिनाइट जो होगी वो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलेगी, लेकिन नॉन फिनाइट जो होगी वो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलेगी। पहला तो परिवर्तन यहाँ आता है। दूसरा परिवर्तन जो होता है वो ये होता है कि फिनाइट वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, इसलिए उसके ऊपर जो है कर्ता का प्रभाव पड़ता है, टेंस का प्रभाव पड़ता है। लेकिन नॉन फिनाइट जो होगी वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आएगी, वो वाक्य के बीच में आ सकती है, लास्ट में आ सकती है। तो फिर उसके ऊपर जो है किसी भी सब्जेक्ट का प्रभाव या टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता। हम उस बात को लेकर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जब परिभाषा लिखी हुई है तो वो उसके नॉन फिनाइट की परिभाषा इतनी होती है कि वो बदलती नहीं है अपने फॉर्म को, जिस फॉर्म के अंदर वो आ रही है, चाहे जीरंड को लेकर बात करते हैं, चाहे पार्टिसिपल को लेकर बात करते हैं, चाहे इन्फिनेटिव को लेकर बात करते हैं, तो वो फॉर्म जो है वही रहेगी, उसके ऊपर टेंस का या किसी सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है फिनाइट वर्ब की बात जब अपन करते हैं तो उसके अंदर तो जो है टेंस का भी प्रभाव पड़ेगा और सब्जेक्ट का भी प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अपन इसके रूप को लेकर और आगे बात करते हैं कि फिनाइट वर्ब होती कितने प्रकार की है। तो अपन बात कर लेते हैं। तो पहले होती है प्रिंसिपल या मेन वर्ब। अब इसका जो मेन रूप होता है वो अर्थ के रूप में टू यूज एक्शन, ये सबसे बड़ी चीज इसके अंतर्गत है। मेन वर्ब होगी, प्रिंसिपल वर्ब होगी, वो किसी कार्य को बताने में काम आएगी। कार्य हो रहा है उसके बारे में पूरी व्याख्या जो करती है वो आपके प्रिंसिपल या मेन वर्ब करती है। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे ही
टोल्ड मी ए स्टोरी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, टोल्ड की जब मैं बात करता हूँ तो ये मेन या प्रिंसिपल वर्ब है, क्योंकि पूरी घटना के बारे में हमें बता दिया कि ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे कहानी बताई। मुख्य क्रिया का काम जो होता है वो पर्टिकुलरली एक्शन को जो व्यक्त करने के लिए होता है कि एक्शन क्या हो रहा है, व्हाट इज प्रॉपरली डूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। उस समय जब चीज होती है तो उस समय जो है अपन किसका प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, और इसमें आ गया टोल्ड। जैसे एक उदाहरण अपन और कर लेते हैं, ही राइट्स ए स्टोरी। जैसे ही आया, राइट शब्द जो है वो फिनाइट वर्ब को लेकर है। अब देखो चेंजेस कैसे हुआ, बदले कैसे, ही यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब को भी हमने क्या किया, सिंगुलर बनाया एस लगा के। अगर मैं यहाँ पे दे कर लेता तो यहाँ पे केवल क्या होता, राइट। तो ये इसकी परिभाषा के अनुसार बात हो गई कि ये जो है देखो, यहाँ पर पास्ट फॉर्म थे इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, यहाँ प्रेजेंट फॉर्म है इसलिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। और फर्स्ट फॉर्म में क्या, देखो ये सब्जेक्ट सिंगुलर था तब एस लगा, और ये जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तब हमने किसका प्रयोग कर लिया, राइट का। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाक्य में तुरंत बाद आती है, टू यूज एक्शन काम आती है और कर्ता और टेंस के अनुसार बदलती रहती है, उस कंडीशन के अंदर जो है अपन उसको फिनाइट वर्ब बोलते हैं। फिनाइट के अंदर पहला भाग जो आता है वो आता है मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया का। तो बात आपके ये समझ में आ गई होगी कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब वो होती है जो किसी एक्शन को बताती है, मुख्य एक्शन को बताती है, इसलिए ये मेन वर्ब कहलाती है। उदाहरण आपके सामने, ये टेंस के अनुसार बदली है, ये सब्जेक्ट को लेकर बदली है, और यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन था तो राइट आ गया। एक बात आप ध्यान रखना, सब्जेक्ट या नाउन के अंदर जब अपन एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो बनता है बहुवचन, लेकिन वर्ब के अंदर एस या ई एस जोड़ने का मतलब ये होता है वो सिंगुलर बन रही है, क्योंकि ये बात आप ध्यान रखना कि वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में बहुवचन होती है। वर्ब को सिंगुलर एस या ई एस लगाकर ही बनाया जा सकता है, बहुवचन तो वह ही अपने मूल रूप में। इसलिए यहाँ पे दे बहुवचन था तो ये क्रिया अपने मूल रूप में आई, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जिस रूप में सब्जेक्ट होगा, जिस रूप में नाउन होगा, उसी रूप में वर्ब आएगी। अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर लेनी पड़ेगी, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी जो हमें क्या लेनी पड़ेगी, प्लुरल लेनी पड़ेगी, जैसे इस प्रकार हमने ली है। तो ये जो पहली बात थी वो बात थी मेन या प्रिंसिपल वर्ब की। पहला प्रकार इसका ये आ गया। अब अपन आगे दूसरे वाले प्रकार की बात करते हैं। पहला प्रकार हमने ले लिया फिनाइट के अंतर्गत मेन या प्रिंसिपल। ये पहला प्रकार आ गया था हमारा। दूसरा प्रकार लेते हैं लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंक का मतलब होता है जोड़ना। तो इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है कि ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ में जोड़ती है वो लिंकिंग वर्ब होती है। समझ में आ रही बात? कि जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है पूरक, जिसके अनुसार कि वो अगर शब्द काम में नहीं लिया जाए वाक्य में तो सब्जेक्ट का अर्थ जो है हम जो निकालना चाहते हैं वो अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस स्थिति में जो है अपन लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बन सकता है वो ये बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये शब्द आती है। सब्जेक्ट, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ।
ठीक है। अब इसकी परिभाषा को लेकर अपन जब बात करते हैं कि भाई लिंकिंग वर्ब की जो है वो परिभाषा क्या होती है, तो अपन परिभाषा को लेकर बात करते हैं। ए लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स, जोड़ती है द सब्जेक्ट टू ए वर्ड एंड गिव्स, प्रदान करती है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये इसकी परिभाषा होती है कि लिंकिंग वर्ब जो होती है वो कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है? सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, किससे? टू ए वर्ड, उस शब्द के साथ कनेक्ट करती है, एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के जो है के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हम यहाँ दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ए वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन, दैट का प्रयोग कर लेते हैं, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट के बारे में सूचना करे उसको जो है लिंक करती है, जोड़ती है, और ये फॉर्मेशन इसकी रहेगी लिंकिंग वर्ब की। मेनली ये काम आएगी कि सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे अपन बात करते हैं, अब जैसे ही इज हैंडसम, जैसे मैंने इसको लेकर बात की, तो क्या है ये? ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये हैंडसम को इससे क्या करती है? जोड़ती है, विशेषता बताती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। ही इज हैंडसम, अगर मैं यहाँ पे इज को हटा देता हूँ तो ही हैंडसम का शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब इस शब्द को, क्योंकि ये इसकी विशेषता आ रही है, ये एक एडजेक्टिव है, तो जब किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान की जाती है और वो ये हैंडसम जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो इस सब्जेक्ट को पूरा करता है। अगर मैं कहूँ ही इज तो वह है, तो आप क्या कहोगे? वह क्या है? पूरा अर्थ नहीं निकला है। तो इस पूरा अर्थ को निकालने के लिए हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होगी, और जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ने वाली जो क्रिया होती है वो क्रिया जो है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं, तो यहां आर शब्द जो आया है वो लिंकिंग वर्ब है। दे को किससे जोड़ रहा है? स्टूडेंट से जोड़ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दे आर स्टूडेंट्स, यहां स्टूडेंट शब्द जो है वो आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो किसको पूरा कर रहा है? दे को परिभाषित कर रहा है, और जब दे को परिभाषित कर रहा है तो इसका मतलब जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। जैसे ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, तो यहां पर इज भी क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का मतलब ये हुआ कि ये वर्ब इसको परिभाषित करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए आई है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी नंबर 2 वाली, कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ में जोड़ती है। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे इसके फॉर्म को लेकर। दूसरा हमने लिंकिंग वर्ब को लेकर बात की है, तीसरी जो है हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे वाले फॉर्म की, और वो होती है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का अर्थ जो है पहले से ही मालूम चल जाता है हमें। सहायक क्रिया, इसका मतलब क्या हुआ? जब मेन वर्ब को इसकी सहायता करने के लिए जो क्रियाएं काम में ली जाती है वो जो ऑक्सिलरी कहलाती है, या फिर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अब बात ये आती है कि ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है, कौन कौन सी होती है, तो हम उस बात को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं।
तो पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब इज, या फिर सीधा मैं आर ही कर लेता हूं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दैट क्या करती है, auxiliary that used to help the main verb. And express its meaning according to tense and mood. इसको अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दैट यूज टू हेल्प, सीधा ही कर देते हैं यूज, दैट यूज टू हेल्प, सहायता करने में काम आती है। किसकी सहायता करती है? मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की सहायता करती है। और एक्सप्रेस इट्स मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड मूड। अब देखो, टेंस का जो मेनली निर्धारण करती है वो हेल्पिंग वर्ब भी करती है। जैसे अपन वाज वर्ब के साथ जब आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है। जब हम इजारम के साथ प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है। जब हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही हमने हैड का प्रयोग किया तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो जो मेनली टेंस का निर्धारण करती है वो टेंस का निर्धारण जो है वो सहायक क्रिया ही करती है, ऑक्सिलरी ही करती है। नंबर 2 बात, मैंने मूड शब्द की यहाँ बात की, तो मूड शब्द में इसका जो दूसरा भाग आता है हेल्पिंग वर्ब का, पहला भाग प्राइमरी का होगा, दूसरा भाग आएगा सेकेंडरी का। सेकेंडरी वाला भाग जो मॉडल भी कहलाता है। और मॉडल शब्द बना है मूड को लेकर, कि जब हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं तो किसी मूड को, मनोदशा को, आंतरिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। उस कंडीशन में अपन जो है, मैंने यहाँ मूड शब्द का भी प्रयोग लिया है और टेंस का भी प्रयोग लिया। एक बात आप ध्यान रखना कि इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी सॉरी, और एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी वाली होती है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में काम आती है। प्रेजेंट टेंस से लेकर पास्ट टेंस तक की जो भी सहायक क्रियाएं होती है सारी प्राइमरी के अंतर्गत आती है। फ्यूचर टेंस को लेकर जब हम बात करते हैं तो वो सेकेंडरी में आ जाती है, मॉडल्स के अंदर आ जाती है। कौन कौन सी होती है अपन उस बात को भी लेकर चर्चा करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके भागों को लेकर बात करते हैं कि क्या क्या भाग है। तो ये मेनली 2 प्रकार से होती है। 2 प्रकार का मतलब, एक तो आती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है मॉडल्स। ये आप ध्यान रखें। अब देखो, प्राइमरी में कौन कौन सी होती है? एक अपन बी की फॉर्म को लेकर चलते हैं, एक डू को लेकर चलते हैं और एक हैव को लेकर चलते हैं। बी के अंदर ध्यान रखना, इज, आर, एम, वाज, वर, ये इसकी बी की फर्स्ट फॉर्म है और ये बी की सेकंड फॉर्म है। डू को लेकर चलेंगे तो पहले डू खुद ले लेते हैं, उसके बाद में डज आएगा और उसके बाद में डिड आएगा। ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है। हैव की बात करते हैं तो हैव आ जाएगा, हैज आ जाएगा और हेड आ जाएगा। ये 2 प्रेजेंट है और ये पास्ट है। मतलब ये 3 भाग जो है पास्ट में आएंगे और ये 3 भाग जो है वो प्रेजेंट में आएंगे। ये तो बात हुई प्राइमरी की। अब सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में पहले मैं विल ले लेता हूं, शैल, कैन, मे, 4 है। इसकी 4 की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो विल का हो जाएगा वुड, शैल का होगा शुड, कैन का हो जाएगा कुड, मे का होगा माइट,
उसके बाद में अपन बात करते हैं मस्ट की, अपन बात करते हैं ought to की, अपन बात करते हैं नीड की, अपन बात करते हैं डेयर की, अपन बात करते हैं यूज टू की, ये भी एक मॉडल्स के अंतर्गत होता है। तो ये सारे शब्द जो है मॉडल्स होते हैं और ये सारी सहायक क्रियाएं जो है वो प्राइमरी होती है। अब अंतर क्या होता है प्राइमरी और मॉडल्स के अंदर, तो आप ये बात ध्यान रखें कि प्राइमरी सहायक क्रियाएं जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, प्लुरल होगा तो उस फॉर्म में आएगी। लेकिन इन सहायक क्रियाओं के ऊपर जो है कर्ता के वचन और नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस रूप में होगी उसी रूप में आएगी। अपन उदाहरण से बात कर लेते हैं, जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है, यहाँ ही सब्जेक्ट है, इज आया है तो इज सिंगुलर फॉर्म में आया है। किस फॉर्म में है? सिंगुलर में है, क्योंकि ही भी एक वचन है तो इज भी क्या आ गया, एक वचन आ गया। लेकिन वर्किंग इसके बाद वर्ब का आना जरूरी है, वर्ब आएगी तभी हम इसको सहायक क्रिया के रूप में लेंगे, अन्यथा ये मेन वर्ब के रूप में भी काम आ सकती है। तो ये ध्यान रखना, अगर वर्ब के बाद में मेन वर्ब आ रही है तो वो जो है सहायक क्रिया का काम करती है और यहाँ पे ये टेंस का निर्धारण करती है। अगर मैं बात कहूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगर मैं यहाँ ही की जगह वाज लगा दूंगा तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ये सहायक क्रियाएं जो होती है वो कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलती है। लेकिन जब बात करते हैं हम इनकी, जैसे आई कैन डू इट, ये मैंने कर लिया तो ये यहाँ पे मॉडल के रूप में है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ पे ही शब्द का भी प्रयोग करूंगा तो भी कैन आएगा, आई कैन डू इट। अगर मैं यहाँ पे दे का प्रयोग करता हूँ तो वो भी किसका प्रयोग हो जाएगा, आई कैन डू इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल्स जो होते हैं वो कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं, जो आना है वही आएगा। लेकिन प्राइमरी जो होगी वो उनके अनुसार बदलेगी। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो आज हमने बात की है एक फिनाइट वर्ब को लेकर। अगला वीडियो जो होगा नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर अपन बात करेंगे नॉन फिनाइट को लेकर, जिसमें जिरंड है, जिसमें पार्टिसिपल है और जिसमें फिर इन्फिनिटिव का अपन प्रयोग करते हैं। तो उन 3 भागों को लेकर चलेंगे। साथ में इसके नोट्स बनाते रहें ताकि आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जब इसके दूसरे वाले भाग को लेकर चलेंगे नॉन फिनाइट को। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और सरकारी गाइडलाइंस जो है कोरोना को लेकर उसकी लगातार आप पालना करते रहिए। इसी में हम सबकी भलाई है, आपकी भी है और हमारी भी है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल रखें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।